नमस्कार, मैं मोहित सनवाल। रमेश चंद शाह जी की कहानी मानपत्र का मैं पाठ आपके सामने कर रहा हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है मानपत्र। मलेशिया का कुर्ता और मलेशिया का पजामा। मुझे याद नहीं कि मैंने सोहन चाचा को कभी किसी और भेष में भी देखा हो। अब सोहन चाचा का नाम सोहम कब से पड़ा, ये तो सोहन चाचा ही जाने। मैंने तो सुना भर था अपने बचपन में कभी कि सुभाष बाबू के जैसे दिखाई देने वाले एक बहुत ही नफीस साधु की संगत जब से सोहन चाचा ने की, तब से उनके मुंह से जयराम जी की जगह सोहम सुनाई देने लगा। सोहन चाचा यूं तो साधु महात्माओं के चक्कर में कभी नहीं पड़ते थे, उस बार न जाने कैसे पड़ गए। हाँ, उनके दो बड़े भाई जरूर साधु महात्माओं की संगत करते थे। बड़े पुजारी लाल नियम से हर शनिचर को कैची मंदिर का चक्कर लगा आते थे, नीम करौली बाबा के दर्शनार्थ। मोहल्ले का हर कोई मानता था कि न केवल पुजारी लाल जी के बड़े बेटे की एक्साइज इंस्पेक्टरी, बल्कि एक दिन उनका 21,000 रुपया नगद गिन के वकील श्यामलाल की कोठी का मालिक बन बैठना भी नीम करौली बाबा के ही आशीर्वाद का चमत्कार था। उनके छोटे भाई भवानी चचा, जो नॉर्मल स्कूल के हेडमास्टर थे, वो भी कम सत्संगी नहीं थे, मगर उनका टेस्ट थोड़ा अलग था। वो गाने बजाने के शौकीन थे। मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि सोहन चचा का उस नकली या असली बाबा के साथ संपर्क भी खुद उनकी पहल के कारण नहीं हुआ था। ये तो पुजारी लाल ही थे जिन्होंने उन्हें बताया कि बाबा कोई और नहीं, स्वयं सुभाष चंद्र बोस हैं। उस वक्त सोहन चचा सुभाष बाबू के बड़े भक्त थे। कौतूहलवशी उन्होंने आश्रम में रसद पहुंचाने का जिम्मा ले लिया। उन्होंने ही हमें जानकारी दी कि वो बाबा और बाबाओं से बिल्कुल अलग है। एक खास किस्म की बहुत लंबी सिगरेट बराबर उनके मुंह से लगी रहती है, जिसके धुएं के बीचों बीच वो इस तरह शोभित होते हैं जैसे बादलों के बीच कोई देवता झांक रहा हो। ये भी कि सोहन चचा तो सोहन चचा, बाबा के अंगरक्षक सरीखे के विश्वास पात्र शिष्य भी लगभग 10 गज की दूरी से उनको देख सकते थे या बात कर सकते थे। कहना ना होगा कि ये दूरी और धूम्र विलय मिलकर उस रहस्य को रहस्य बनाए रखने में काफी सफल रहे। कोई महीना भर बाद एक दिन सोहन चचा ने आश्रम से लौटते हुए हांफते हुए एक सनसनीखेज खबर दी कि सोहम बाबा रातों रात अपने 3 शिष्यों समेत अंतर्ध्यान हो गए। सारे तंबू जस के तस गड़े हैं जंगल में, कुर्सी मेज खाने पीने का सामान ज्यों को त्यों पड़ा हुआ है, मगर बाबा नदारद है। कल शाम ही तो भेंट हुई थी उनसे सोहन चाचा की। वो बकायदा अपने धुएं में विराजमान थे सदा की तरह। अब देखना तुम, सोहन चाचा हर आते जाते को ललकारते। अब देखना तुम क्या होता है। उन्हें पक्का विश्वास था कि वो दिन दूर नहीं जब सोहम बाबा सहसा अपना असली रूप प्रकट करते हुए भारत की राजनीति में एक धमाका करेंगे और रातों रात सब काया पलट हो जाएगा। कभी भी कहीं भी उनकी चहचहाट सुनाई देती। सही मुहूर्त का सवाल है, बस देखना। अरे तो कब आएगा यार तेरे बाबा का मुहूर्त, मेरे पिता उन्हें अक्सर टोक देते। जिसे कुछ करना होता है सोहनलाल, वो मुहूर्त वूहूर्त नहीं देखता, उसके लिए हर मुहूर्त सही मुहूर्त होता है, समझा। सोहन चचा मानो इस ललकार के लिए पहले से तैयार बैठे हों। इस तरह अपने चबूतरे से कूदकर बीच बाजार में खड़े हो जाते और अपनी बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ की उंगलियों से बजाते हुए कहते, तुम मुहूर्त की बात करते हो दत्ता, मैं तो यहां अपनी नफ्स पर सुन रहा हूं उनके कदमों की आहट को। तुमको नहीं सुनाई देगी, तुम तो बस धमाका सुनोगे, धमाका। पिताजी हौले से मुस्कुराते और अपने माथे को छूते हुए बुदबुदाते, धमाका तो सोहनलाल सिर्फ यहां होने वाला है तेरे। सोहन चचा तब तक वापस उछलकर अपने चबूतरे पर चढ़ जाते और कमर पर हाथ रख के वहीं से जुमला उछाल देते, देखते जाओ दद्दा, आखिर मैं भी यहीं हूं, तुम भी यहीं, फालतू की बहस से क्या फायदा। मगर देखे जाने मोहल्ले की सब्र की भी आखिर कोई सीमा थी। महीने पर महीने, पूरा साल गुजर गया, फिर भी सोहम बाबा के सुभाष चंद्र बोस में परिणत होने की कोई चमत्कारी घटना की परछाई तक नहीं दिखाई दी।
तो लोगों ने कुड़कर उनका नाम ही बदल दिया। अब कोई उनको उनके असली नाम से नहीं पुकारता, सब सोहम बुल्लाते। मगर सोहन चचा को कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। मोहल्ले को क्या पता था कि सोहन चचा के भीतर ही भीतर कैसी उथल पुथल चल रही है। पता तो तब चला जब एक दिन उन्होंने अपने आराध्य के प्रति खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर डाला। अजी, ये बंगाली क्या जाने राजनीति किसे कहते हैं। हमारी दुकान के सामने खड़े 2 रामकृष्ण मिशन के साधुओं को देखकर सोहन चचा अचानक अपने चबूतरे से न जाने किस अदृश्य श्रोता को संबोधित करते हुए चिल्लाए, इनका कोई ठिकाना है, कभी बर्लिन कभी मॉस्को। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो हरवा दिया उसको महात्मा ने। साधुओं ने चौंक कर बारी बारी से सोहन चचा की ओर देखा और हंसने लगे। पिताजी को भी हंसी आ गई और उनके होठ भी फड़फड़ाए, मगर वो बोले तभी जब साधु लोग अपना सामान लेकर विदा हो गए। यार सोहन, तू तो पहले कुछ और ही कहा करता था, त्रिपुरी का कलंक और न जाने क्या क्या। भूल गया तू उन गालियों को, अब अचानक क्यों पलटी खा रहा है। सोहन चचा हमारी तरफ पीठ किए दुकान के भीतर झाड़ू लगाने में व्यस्त थे। अपनी जगह से बिना हिले डुले वहीं से डायलॉग बोलने लगे। इसमें पलटी खाने का क्या है, सारी दुनिया पलटी खा रही है, मैं हूं कौन पलटी कभी नहीं खाऊंगा कहने वाला। अरे द्रोण को हरवाने के लिए युधिष्ठिर तक से झूठ बुलवा दिया था कि नहीं? क्यों बुलवाया था, तुम ही बताओ। क्या उससे कृष्ण कलंकी हो गए? ये तो महाभारत है दद्दा, महाभारत। अब तो राम राज्य लाने के लिए महाभारत ही लड़ना पड़ेगा। क्यों सोहनलाल, क्यों? इसमें महाभारत कहां से आ गया? सोहन चचा उस वक्त टोके जाने के मूड में नहीं थे और अपनी रौ में फिर चालू हो गए। तुम क्या समझते हो, महात्मा कोई परमहंस बन के लड़ाई के मैदान पर उतरा था? वो तो बनिए का बच्चा था और बनियों से निपटना जानता था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अरे क्यों दो खून, जबरदस्ती? ये कोई अस्पताल है, काली का थान है? बुड्ढा समझ गया था ये गड़बड़ आदमी है, फाउल करेगा और खेल बिगाड़ेगा। इससे तो जवाहरलाल ही अच्छा, थोड़ा तेज भागता है, पश्चिम की तरफ भागता है, तो क्या हुआ, दुनिया गोल है, आखिर पहुंचेगा तो अपने घर ही। क्या गलत सोचा उसने, क्या गलत किया, तुम ही बताओ। सोहन चचा उठकर खड़े हो गए, एक हाथ कमर पर रखे दूसरे हाथ से झाड़ू लगाते हुए हमारी दुकान की तरफ बढ़ने लगे, मानो अब हमारी बारी हो। इसका मतलब सोहनलाल, अब तू भी बापू का चेला बन गया? क्यों? पिताजी ने चुटकी ली। सोहन चचा एकदम भड़क गए। मैं किसी का चेला वेला नहीं, मैं तो सिर्फ अपना चेला हूं, अपना, समझे दद्दा, सोहम। तू तो नाराज हो गया यार, पिताजी ने पुचकारते हुए टुचकाया। लगता है सोहनलाल अब तूने सचमुच उम्मीद छोड़ दी है। कौन कहता है? सोहन चचा बौखला से गए, फिर अपनी बौखलाहट पर खुद ही झेपते हुए मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने झूठ नहीं कहा था दद्दा, मैं तो अब भी अपनी बात पर कायम हूं। तुम आज भी मुझसे लिख के ले लो, वो थे तो नेताजी ही। तो फिर पिताजी के माथे पर 3 सिलवटें उभर आई। ये तो वही ढांक के 3 पात। तो फिर क्या? सोहन चचा पिताजी की हैरानी का मजा लेते हुए बोले, तुम तो बच्चे जैसी बातें कर रहे हो दद्दा, ये क्या सुभाष बाबू का जमाना है? बाबा समझ गया था मनी मन कि अब उसके लिए यहां कुछ करने धरने लायक कुछ नहीं बचा। उसके चेले चपाटियों ने समझा दिया होगा उसको कि नो स्कोप बाबा, नो स्कोप। बेचारा क्या करता? मुझे तो पक्का यकीन है दद्दा, वो गुप्त रूप से जवाहरलाल से भी जरूर मिला होगा और जवाहरलाल ने भी उससे कुछ वैसी बात की होगी जैसे उसने करपात्री जी से की थी। तुमको याद है ना? हाँ हाँ याद है, पिताजी ने अचानक झुंझलाते हुए कहा। करपात्री जी भजन करें, जैसे भजन करना कोई खेल हो, मजाक हो, जो तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम्हारे बूते का नहीं है, उसकी खिल्ली बढ़ाना कितना आसान है। सुभाष में कम से कम कुछ आदर भरम तो था, ये तो बिल्कुल नास्तिक है ये नेहरू। सोहन चचा जोरों से खिलखिला पड़े। अब तुम भी पलटी खा रहे हो, कहते हुए विजेता की तरह अपने दुकान की ओर वापस लपके।
डायलॉग पूरा हो चुका था, अब वो काम पर लौट सकते थे, संतुष्ट और तृप्त। दो ही खप्त थे उनके, एक तो सफाई और दूसरा अखबार। नहीं, एक तीसरा खप्त भी था उनका, मगर उसकी चर्चा बाद में। मैं हर साल यहां आता हूं और हर बार सोचता हूं इस बाजारू दड़बे में आकर डल जाने और वहीं 2 महीने गर्क करने का मतलब क्या है। सुबह की सैर जरूरी होती है बस, मगर शाम तो अक्सर बाजार में गुजरती है। बाजार भी कोई खास नहीं, लगभग वैसा ही जैसे 40 बरस पहले था। थोड़ी रंगी चुंगी दुकानें जरूर नई चाल की दिखाई देती हैं, मगर मैं उनके लिए बाजार नहीं आता। मैं तो सोहन चाचा और उनके जैसे कुछ सदाबहार नमूनों से ही मिलने आता हूं, पता नहीं क्यों। और जब सोहन चाचा और उनके जैसे गिने चुने लोग भी यहां नहीं रह जाएंगे, तब की तब देखी जाएगी। जब चिलम क्लब के सेक्रेटरी भवानीदास चाचा यानी सोहन चाचा के मजले भाई साहब ने चिलम क्लब की चाबी नए लड़कों को सौंपने से साफ इनकार कर दिया, और इतना ही नहीं, चाबी लेकर अपनी ससुराल यानी नैनीताल भाग गए, तो लड़कों ने क्या किया? लड़के सीधे सोहन चाचा के पास फरियाद लेकर पहुंचे। चाचा, अब आप बताओ हम क्या करें? हम बरसों से उजड़ी रामलीला और होली की बैठकों को जिंदा करना चाहते हैं। हम एक विचार मंच आरंभ करना चाहते हैं, चिलम में नए सिरे से जान फूंकना चाहते हैं। मगर हेडमास्टर साहब कहते हैं चिलम इस काम के लिए नहीं है, कोई और जगह ढूंढो। हम कहाँ ढूंढें चाचा? अरे तो मुझसे क्या पूछते हो बेटा? सोहन चाचा बोले। पढ़े लिखे हो सबके सब, जो करोगे ठीक करोगे। सिवाय दिन भर चिलम फूकने, ताश फेंटने और फालतू की गब्बाजी के क्या रखा है इस क्लब में? भाई साहब से लगता है तुमने बात नहीं करी। चाचा वो उल्टा हमारा मजाक बनाने लगे, कहने लगे चिलम गाने बजाने की जगह है, बहस करने की नहीं। बहस तो सड़क पर भी कर सकते हो, उसके लिए कमरे की क्या जरूरत है? ज्यादातर सयाने लोग जिनमें कुछ उत्साह था, उमंग थी, वो सब तो स्वर्ग सिधार गए। क्लब वैसे भी उजड़ रहा है चाचा, और आप ही उनसे हमारी सिफारिश करें तो करें। सोहन चाचा एकदम भड़क गए। काहे की सिफारिश? तुम लोग लड़के हो क्या हो? चिलम किसी के बाप की जागीर है, वो तो पूरे मोहल्ले की संपत्ति है। तुम सभी के पुरखों ने मिलकर उसे बनाया था। तो आपकी क्या सलाह है चाचा? मेरी सलाह? सोहन चाचा ने उस लड़के की तरफ घूर कर देखा, जैसे उसकी बुद्धि पर तरस खा रहे हो। मेरी सलाह पूछते हो? जाओ और ताला तोड़ दो, खुलेआम कब्जा कर लो उस पर, अभी फौरन मेरे सामने। बस फिर क्या था? लड़कों ने उसी दिन ताला तोड़ दिया, और इतना ही नहीं, भवानीदास चाचा को चिढ़ाने के लिए किसी मंचले ने 2 तुकबंदियां भी इस घटना के उपलक्ष्य में ठोक दी। चिलम का ताला टूट गया, सारा भांडा फूट गया, और जिधर है लड़का उधर है तड़का। भवानी भैया तू क्यों भड़का? ससुराल से लौटकर भवानीदास चाचा को वस्तु स्थिति का पता चला, तो वो भागते भागते सीधे हमारी दुकान पर पहुंचे, और अपने भाई की तरफ पीठ करके उन्होंने बिल्कुल परशुराम की तरह बौखलाते हुए, बता जल्दी जनक राजा, ये शिव धनु का नेजर तोड़ा वाले अंदाज में मेरे पिताजी से पूछा। ये किसकी करतूत है भगवान, तुझे मालूम है? सोहन चाचा ने कमर पर हाथ रखकर अपनी रीढ़ सीधी करते हुए वहीं से उन्होंने आवाज लगाई। लड़कों का कोई कसूर नहीं है भाई साहब, मैंने ही उनको बोला था क्लब तुम्हारा है, तुम्हारे पुरखों का है, किसी की जागीर नहीं। ताले को हाथ किसने लगाया? भवानीदास चाचा गरजे। सोहन चाचा को हंसी आ गई। अब इससे आपको क्या लेना देना? हाथ चाहे जिसका भी लगा हो, ताला टूटा तो मेरे हाथ से ही है, जो सजा देनी हो मुझे दे दो बस। हेडमास्टर भवानीदास चाचा ने उस दिन अपने छोटे भाई का बीच बाजार में जो खतड़वा किया, वो शायद ही मोहल्ले के समूचे इतिहास में 2 सगे भाइयों के बीच वैसा विचित्र और वैसा एकतरफा घमासान कभी देखा हो किसी ने। कितनी सुरीली और कितनी मजेदार थी वो लड़ाई। एक तरफ भवानीदास चाचा थे तार सप्तक पर चढ़े हुए, और दूसरी तरफ अपने सोहन चाचा थे मंद्र सप्तक पर गुनगुनाते हुए। और पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है कि इस घटना के कोई 2 महीने बाद
चिलम क्लब के नए पदाधिकारियों ने अपनी नई रामलीला की जब तालीम शुरू की तो उस तालीम का पूरा जिम्मा भी हेडमास्टर भवानी दास को ही सौंपा गया। इतना ही नहीं, जानकार लोगों का तो ये तक कहना है कि सिर्फ तालीम ही क्यों, उस वर्ष की लीला में केकई की भूमिका भवानी दास चाचा ने खुद अपने लिए मांग के ली थी। मैं तो तेरे लिए बेटा, जग में लीनी आज बुराई, गाते गाते सुना उनका कंठस्वर बीच में ही अवरुद्ध हो गया। और जब भवानी दास चचा ने एक दिन अचानक बिस्तर पर लेटे लेटे सांस लेना भूल गए तो उनकी स्मृति को चिरस्थायी रखने का जो उपाय चिलम क्लब के नए सचिव हरिचरण को सूझा वो भी कम विचित्र और कम अभूतपूर्व न था। स्वर्गीय भवानी भाई मेमोरियल व्याख्यान माला। मैं लाला बाजार से मल्ली बाजार की ओर लपका जा रहा था कि पांव एकाएक ठिठक गए। लगा जैसे पांव तले जमीन के भीतर से आवाज आई, लल्ला, ओ लल्ला, किस धुन में हो लल्ला। वो एकदम पास ही बैठे थे, वहीं बाजार के फर्श में पालती मारे आराम से। उनके हाथ में तराजू था, बस तुम्हारे लिए ही बचा के रखे थे। पहाड़ी आलू हैं, 2 किलो होंगे बस। दे दीजिए चाचा जी। जब मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर बिछा दिया, कितने पैसे हुए? अरे तुमसे क्या नफा लूं लल्ला, 20 किलो आलू थे, 1.25 के भाव पटे थे, 2 रुपये किलो बेचे, 4.5 रुपया जमा भी लिए हैं। तुम 3.5 ही दे दो। नहीं सोहन चचा, आप तो 4 रुपये काटिए, काहे का नुकसान उठाएं आप। मैंने 5 का नोट उनकी तरफ बढ़ाते हुए आग्रह किया। मगर सोहन चचा तो सोहन चचा, पूरा 1.5 रुपया वापस किए बिना उन्हें कैसे कल पड़े। और क्या हाल है लल्ला, कहीं घूमने नहीं जा रहे हो? भीमताल तक ही हुआ हो, रेंजर साहब वहीं हैं, बढ़िया डांग मगला रिजर्व करवा देंगे। मैं चौंका, रेंजर साहब? सोहन चचा अपने लड़के को रेंजर साहब कब से कहने लगे? यह आपने सही सुझाया चचा, मैंने कहा। मैं तो खुद ही किसी अच्छी जगह ढूंढने के फिराक में था। गणेश अपनी मदद कर सकता है, ये बात तो मुझे सूझी नहीं। मैं आज ही उसे लिखता हूं। चाचा आप गणेश के पास क्यों नहीं चले जाते? इस उम्र में आपको आराम की सख्त जरूरत है। सोहन चचा का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम सख्त पड़ गया। आराम की किसको जरूरत है लल्ला? जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं मुझे किसी का आसरा नहीं चाहिए। मैं कुछ हतप्रभ सा हो गया, इसमें आसरे की क्या बात है? लल्ला मैं उन लोगों में नहीं जो औलाद के भरोसे अपना बुढ़ापा काटने की सोचते हैं। अरे पढ़ाया लिखाया तो क्या एहसान कर दिया? तुम्हारी औलाद है, उसे आदमी बनाना तुम्हारा फर्ज है। फर्ज पूरा हुआ, छुट्टी हुई, अब वो जाने उसका काम जाने। मेरा वो मतलब नहीं था चचा, मैंने कहा। मैं तो एक बात कह रहा हूं, सोहन चचा बोले। ऐसा है लल्ला, आदमी को स्वावलंबी होना चाहिए। मेरी तो भगवान से एक ही मांग रहती है बस, तुझे जब बुलाना हो फौरन बुला ले, मगर हाथ पांव चलते ही बुलाना मुझे, किसी का मोहताज मत बनाना मुझे। सोहन चाचा की आवाज़ में ऐसा क्या था कि एक बार की मैं भी चौंक गया। कुछ बात है, ज़रूर कोई बात है, मगर क्या? कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैंने सोहन चाचा के एक तीसरे खप्त का जिक्र भी किया था। वो तीसरा खप्त यही था जिसे वो स्वावलंबन कहते थे। बस यही एक भारी भरकम शब्द हमने उनके मुंह से सुना था। पता नहीं इस शब्द से उन्हें इतना लगाव क्यों था, मगर मैं ये लगातार था क्यों बोल रहा हूं। सोहन चचा इस साल 75 के होने वाले हैं। चिलम क्लब के अपने साथियों को मैंने ही तो सुझाया था कि अरे सोहन चचा 75 पार करने वाले हैं, कुछ तो करो। नई बात थी ना, इसीलिए वो लोग भी बड़े चक्कर में थे कि क्या किया जाए। मगर सचिव हरिचरण के दिल में मेरी बात बैठ कर गई। समस्या ये है कि स्वावलंबी आदमी का अभिनंदन करें तो कैसे करें? उपहार वो लेंगे नहीं, खामखा और बिगड़ेंगे। कैसे किया जाए? हाँ, सोहन चचा इस उम्र में भी हफ्ते में कम से कम एक बार गांव देहात का चक्कर काट आते हैं, और जैसा वो पिछले 50 सालों से करते आ रहे हैं उसी तरह मौसम के मुताबिक एक सब्जी या दाल या कोई और मौसमी फल
टोकरे या बोरे में लाद लाते हैं और बाजार में कहीं पर भी बैठ जाते हैं। 4-5 रुपये से उन्हें ज़्यादा कमाना है नहीं। अपने कुर्ते की जेब को वो इंपीरियल बैंक कहते हैं। कितनी अजीब और अविश्वसनीय बात है ना। सोहन चाचा के बड़े भाई की आटा, चावल और घी तेल की दुकान थी। इतनी बड़ी, इतनी चलती हुई दुकान कि उसके बूते पुजारी चाचा हवेली के मालिक बन बैठे। मगर सुबह से शाम तक उसी पैसे की खदान में बैल की तरह खटने वाले सगे छोटे भाई का उसमें कोई हिस्सा नहीं। ऐसा क्यों? वो दुकान तो बहुत पुरानी थी, उनके बाप की जमाई हुई। कितना चाहते थे वो सोहन चाचा को। वही तो उनके लाडले थे। क्या उनकी कमाई तीनों भाइयों में नहीं बटी होगी? सोहन चाचा का हिस्सा कहाँ गया? क्यों सोहन चाचा ने अपनी दुकान नहीं खोली? क्यों जमाने में भी उस दुकान के चबूतरे के कोने में सोहन चाचा का टोकरा अलग ही रखा रहता था, अपने अलग और बेमेल अस्तित्व की स्पष्ट घोषणा करता हुआ? क्या इतनी बड़ी दुनिया में इतनी कम जगह घेर कर कोई आदमी सोहन चाचा की तरह जिंदा रह सकता है? तब फिर ऐसे दो बड़े भाइयों के रहते हुए ये छोटा भाई प्राइमरी से आगे क्यों नहीं पढ़ पाया? क्या भगवान ने उसे इतना मंदबुद्धि बनाया था? ऐसे कैसे कहा जाए। मैं भीमताल से एक पखवाड़ा बिताकर लौटा हूं। सोहन चाचा का सुझाव बहुत बढ़िया था। क्या अद्भुत डांग बंगला था वो, जिसमें गणेश ने मेरा सारा प्रबंध कर दिया था। पहली बार जीवन में ऐसा मनचाहा एकांत मुझे मिला। खूब सैर सपाटा भी किया, ढेरों कविताएं भी लिख डाली। गणेश बहुत ही अच्छा लड़का है, समझदार इतना कि कहीं मेरे एकांत में खलल न पड़े, इस डर से मुझसे मिलने भी नहीं आता था। कई बार मैंने सोचा कि उससे सोहन चाचा के बारे में बात करूं, मगर न जाने क्या होता, बात शुरू ही नहीं हो पाती थी। उनका जिक्र छिड़ते ही वो कुछ अनमना सा हो जाता था या बात ही बदल देता। यहाँ पर आने से पहले दिन खाने पर बुलाया था उसने। फिर मौका नहीं मिलेगा ये सोचकर इरादतन मैंने ही बात छेड़ दी। यार गणेश, मैंने उसे उल्हाना देते हुए कहा, इतना बड़ा घर है तेरा, चाचा जी को क्यों नहीं बुला लाता? गणेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आप क्या समझते हैं दाजू, मैंने उनको बुलाया नहीं। वो आते ही नहीं तो मैं क्या करूं? उन्हें वहीं अच्छा लगता है। यहां जंगल में जब मेरा मन नहीं लगता, उनका कैसे लगेगा? गणेश ने कहीं चाचा जी नाराज तो नहीं है तुमसे? मैंने पूछ ही लिया। गणेश ने एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर मुंह फेर लिया। उसकी गर्दन नीचे लटक गई। ऐसा है दाजू, बाबू यहां आए थे, मैंने उनके लिए कपड़े सिलवाए। मैंने कहा, बाबू अब ये पोशाक छोड़ो, भद्दा लगता है। बस इसी पर आग बबूला हो गए। मैं क्यों छोड़ूं अपनी पोशाक? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कपड़े। बस यही गंदे संदे कपड़े पहनकर घूमते थे। डीएफओ साहब आए तो उनके सामने भी नौकर के होते हुए खुद नाश्ता लेकर आ गए बैठक में। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। बुरा लगता है दाजू, पता नहीं कैसा दलिद्दर घुसा हुआ है उनके खून में। इस उम्र में साग का टोकरा लिए उठाए फिरते हैं पूरे बाजार में। लोग क्या सोचते होंगे, आप ही बताइए। क्यों अपने साथ साथ मेरी भी मिट्टी पलीत करवा रहे हैं? मैंने तो उधर से जाना ही छोड़ दिया है, क्या मुंह दिखाऊं? आखिर क्या मतलब है इस जिद का? अब चुप रहने की मेरी बारी थी, पर मुझसे नहीं रहा गया। ऐसा है गणेश, मैंने कहा, ये कोई आज की बात तो है नहीं। जैसे तुमको उनका ढर्रा पसंद नहीं, वैसे तुम्हारे ताऊ लोग कम चिढ़ते रहे होंगे उनसे। उन्होंने भी तुम क्या समझते हो कोई कम रोका टोकी की होगी, मगर चाचा जी ने तब भी किसी की परवाह नहीं की और अब भी नहीं करेंगे। इसे तुम उनकी जिद कह लो, आदत कह लो या कुछ भी कह लो। जब उन्होंने अपने बड़े भाइयों की नहीं सुनी, तुम्हारी कैसे मान लेंगे? मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मेरी ये बात गणेश को इस कदर उत्तेजित कर देगी। एकदम बौखला गया वो। हद हो गई। आप क्या जानते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? मुफ्त का नौकर मिला था उनको, वो क्यों रोकते टोकते उनको? किस लिए? बुरा लगता था तो मुझे लगता था, माँ को लगता था, जिनके बुरे लगने की कोई परवाह नहीं की उस आदमी ने। मोहल्ले वालों को तमाशा देखने को मिलता था।
वो क्यों कुछ कहने लगते? इज्जतदार लोग इज्जतदार की परवाह करेंगे या ऐसे लोगों की? सच बात यह है दाजू कि मैं भी पहले यही समझता था कि ताऊ लोग ही जिम्मेदार है हमारी बदहाली के लिए। अपना ही माल खोटा हो तो परखने वाले को क्या दोष दें। अच्छा हुआ जो हुआ, और होना भी क्या था इसके सिवाय। इनका हिस्सा हड़पा गया, ये कुछ नहीं बोले, उल्टा मुफ्त की बेगार बजाते रहे अपने भाई की, बर्दाश्त करते रहे। आखिर माँ मुझे लेकर मेरे नाना के वहाँ चले गई। पूरे साल हम अपने घर में नहीं लौटे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे पड़ता? उन्हें उसी में मज़ा आता था, गुलामी में, दलिद्दरी में। दलिद्दर आदमी लाख गुणी हो, कुछ भी हो, कौन पूछता है उसे? आप मेरी जगह होते ना, तब पता चलता आपको मैंने कैसा नर्क भोगा है, और अब भी भोग रहा हूँ। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अचानक गणेश अपनी जगह से उठा और मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने उसे वापस कुर्सी में बैठा दिया। कहा, माफ़ी की इसमें क्या बात है गणेश? तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। गलती तो मेरी है जो खामखा जिक्र कर बैठा मैं। तुम सच मानो गणेश, तुम्हारा जी दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे गलत मत समझना, मैं उपदेश नहीं दे रहा था। मगर तुम भी ठीक कहते हो, जो भुगतता है वही जानता है। मगर चाचा जी, अगले दिन मैंने रानीखेत की बस पकड़ ली। मैंने गणेश से वादा किया कि मैं अगले साल फिर आऊँगा। अब मेरे सामने फ़िलहाल 2 समस्याएं हैं। एक तो ये कि सोहन चाचा की 75वीं वर्षगांठ किस तरह मनाई जाए। हरिचरण और साथियों ने सब मुझी पर रख छोड़ा है और मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मगर दिमाग काम करे न करे, कुछ निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। सुझाया तो मैंने ही था, मुझी को उपाय ढूंढना होगा। दूसरी समस्या यह है कि जब सोहन चाचा से भेंट होगी और वो गणेश के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। मुझे मालूम है कि ये समस्या उस तरह की नहीं है, फिर मैं क्यों इसे लेकर परेशान हूं। मुझे यहां पहुंचे 2 दिन हो गए। मैं अब भी उस तरफ से नहीं निकला जिस तरफ से सोहन चाचा से भेंट होना लाजमी है। मैं क्यों उनसे मिलने से कतरा रहा हूं, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा। मगर कब तक कतराऊंगा? आज नहीं तो कल मुझे सोहन चाचा का सामना करना ही पड़ेगा। अगले इतवार को तो उनका जन्मदिन पड़ रहा है। आज कल के भीतर ही मुझे मानपत्र तैयार कर प्रेस में छपने दे देना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।